नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 71 से प्रश्न है 8 गुणा कोष्टक में -3 + 10 का मान क्या होगा। आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन है तीसरा -14। लेकिन कैसे, तो देखिए इसे हम हल करेंगे कि 8 गुणा कोष्टक में -3 है ना +10। तो क्या करते हैं, जब एक से अधिक संख्या दी जाती है तो वहाँ पर आपको याद रखना है बॉडोमॉस का नियम, जिसे मैं एक दोहे के द्वारा आपको बताता हूँ कि का करके पुनि भाग कर, फिर लो गुण सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति को जान। है ना। तो का के बाद में भाग की क्रिया, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़ और फिर घटाओ, इस प्रकार से। तो यहाँ 8 में हम -3 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो यह आता है कितना -24 + 10। ठीक है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों चिन्ह कैसे हैं, असमान है ना। 24 का माइनस है और 10 का क्या है, प्लस है। यानी असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है ना। तो चिन्हों को हटा करके हम संख्या की बात करें तो 24 बड़ी संख्या है ना। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। ठीक है ना। अब 24 में से 10 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 14। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि चिन्हों को हटा करके हम बात करते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है ना। यानी बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या को लेंगे, उसका चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है 5/6 के तुल्य भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम सरलतम रूप में ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी तुल्य भिन्न क्या है। तो देखिए यहाँ पर आएगा 3 से 3 6 18, 3 5 15, है ना। ये तुल्य भिन्न नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं 0 से 0 का मान हमने कैंसिल कर दिया, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, इसका मान होता है 1/2। ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। और 6/5 ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो चौथा है हमारा सही जवाब हो जाएगा 15/18। इसे देखिए हम सरल करते हैं तो क्या होता है, 3 का भाग लगाते हैं, 3 5 15 और 3 6 18, ये आ गया इसका मान और ये इसका मान बराबर है। यानी यह जो है इसकी तुल्य भिन्न है ना। तो 15/18 जो है इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 73 8.4, 7.6 और 9.2 का औसत मान क्या होगा, है ना। औसत यानी एवरेज। ठीक है। जब हमें औसत ज्ञात करना होता है तो जितनी संख्या दी है पहले हम क्या करेंगे, उनको जोड़ लेंगे, है ना। 8.4, 7.6 और 9.2। ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 और 6 10 और 12 के 2 हासिल का 1 10 और 7 17 और 8 25, यानी 25.2। ठीक है। अब देखते हैं कि संख्या कितनी है, ये 1 2 और 3 संख्या है ना। जितनी संख्या होती है इसका हम क्या करते हैं, इसमें भाग लगा देते हैं, है ना। तो 3 8 है 24, 25 में से हम 24 माइनस किया, बचता है 1। ये दशमलव यहाँ से हटा करके हमने यहाँ पर लगा दिया, 2 उतार लिया, 3 चौके 12, है ना। अब 12 में से 12 माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8.4। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा 8.4। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, यदि 4x - 3 = 33 यानी 33, तो x का मान क्या होगा, है ना। तो इसे क्या हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए 4x - 3 = 33 यानी 33। ठीक है। अभी -3 है, इसका हम करते हैं पक्षांतर। क्या करेंगे, इसका पक्षांतर, तो हो जाएगा 4x = 33, ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि पक्षांतर करने पर संख्याएं बदल जाती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि x बराबर हो गया है 36। ठीक है ना। अब
1 से 7 में 4 कौन सी क्रिया कर रहा है? गुणा क्रिया कर रहा है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। जब पक्षांतर करेगा तो ये भाग की क्रिया करेगा, यानी 36/4 है ना। तो 4 से हमने 36 को डिवाइड किया तो 9 बार, 4 हमें 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो 3 नंबर है वह सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 का 50% का मान क्या होगा? 50 का 50% मान क्या होगा? का मीन्स गुणा, लेकिन इसे हम भाग से पहले करते हैं, इतना अंतर आपको याद रखना है ना। तो का में भी हम जो है गुणा की क्रिया करते हैं। 50% का मतलब होता है 50/100, ठीक है। अब ये अंत में शून्य है, ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाती है, तो 5 में 5 गुणा करते हैं, कितना ज़्यादा है? 25। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? तो देखिए ये चित्र आपको दिया गया है त्रिभुज का, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये जो निशान है इसका मतलब होता है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण। तो हम क्या करते हैं कि देखिए 90 धन इनको जोड़ लेंगे तो x और 2x कितना हो जाता है? दोनों जोड़ते हैं तो हो जाता है 3x। तो 90 धन 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180। क्यों? कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 3x बराबर इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस 90, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना? 180 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, ठीक है ना। तो अब 3x का मान कितना है? 90 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? है ना, गुणा का यहाँ भाग हो जाता है, तो यह हो जाएगा आपका 90/3, है ना। 3 से डिवाइड हमने किया, 3 तिया 9 शून्य, यानी x का जो मान है वह कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना, 30 डिग्री। ओके। अगला प्रश्न है कि रवि ने 8,000 रुपये में टीवी खरीदा तथा उसे बेचकर 20% लाभ कमाया। टीवी का बिक्री मूल्य क्या होगा? ठीक है ना। तो बिक्री का हमें टीवी का जो है बिक्री मूल्य याद करना है। तो हम देखते हैं कि लाभ कितना हुआ, है ना। यहाँ लाभ दिया है 20%, तो कुल लाभ कितना हुआ देख लेते हैं। तो लाभ हमेशा क्या होता है कि लाभ जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य कितना है? 8,000 है। तो हम क्या करेंगे? 8,000 का मतलब क्या होता है? गुणा, हम निकालेंगे 20%। 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है। अब लास्ट में शून्य है, तो इससे शून्य से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 800 में 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,600, ठीक है, इतना लाभ हुआ। अब टीवी कितने में खरीदा? 8,000 में, तो 8,000 इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9,600। ये टीवी का हो गया विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5 की घातांक 6 गुणा 5 की घातांक 2 भागित 5 की घातांक 3 का मान क्या होगा? ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कोष्टक के अंदर, पहले हम कोष्टक हल करेंगे। इसके अंदर देख रहे हैं कि दोनों के आधार समान हैं और गुणा की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो जब आधार समान होते हैं और गुणा क्रिया होती है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है 5 की घातांक 6 धन 2 ये जुड़ गई, है ना, ये क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, भागित 5 की घातांक 3। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार समान है और भाग की क्रिया है। जब आधार समान है और भाग की क्रिया है तो वहाँ पर घातांक के आपस में घट जाती है, यानी 5 की घातांक 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5 की घातांक 5, और यह कंडीशन क्या आ रही है? ऑप्शन नंबर 3 में, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है
है ना, इसकी कोई भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ हमें दिया गया है वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना। और परिमाण मतलब इसकी सभी भुजाओं की लंबाई। तो वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 में जो है 4 का भाग लगाते हैं, है ना। तो कितना आता है 25 यानी 25, ठीक है। ये एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, इसकी 25 हो गई ना। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। यहाँ पर भुजा की माप कितनी है, 25 है। तो हम क्या करेंगे, 25 में 25 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 625, है ना, वर्ग मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न करते हैं। 4 सही 1/2 धन 3 सही 1/4 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ आपको दिया गया है मिश्र भिन्न दी गई है ना, इसे हमें बदलना है विषम भिन्न में। तो देखिए 4 सही 1/2 का क्या हो जाएगा, अब 2 को गुणा करते हैं 4 में, 2 चौके 8 और अंश 1 है, जोड़ देंगे 8 और 1 हो जाएगा 9, 9/2, ठीक है ना। इसी प्रकार से 3 सही 1/4 का विषम भिन्न क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, ठीक है, ये हो गया। अब इनका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 9/2 धन 13/4, ठीक है। अब इनके हर कितने हैं, 2 और 4 है। अब 2 और 4 का एलसीएम निकाला हमने, 4 आया था, है ना। अब 2 का भाग लाया हमने 4 में, 2 दूनी 4 और 2 में 18। इसी प्रकार से आगे 4 में 4 का भाग लगाते हैं, 1 बार जाता है, 1 का गुणा 13 में करते हैं तो 13 आ जाएगा, 13 कम 13, 18 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 31/4। लेकिन यहाँ पर उत्तर दिया है हमें मिश्र भिन्न में, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसे 31 में जो है 4 का भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो 4 सते 28, ओके। 31 में से 28 घटाते हैं तो 3 आता है ना। अब इसे लिखेंगे हम मिश्र भिन्न में, जितनी बार भाग जा रहा है वह आपकी हो जाएगी पूर्ण संख्या, है ना, ये हो गई। अंश में क्या आएगा, जो आपका शेष बचा हुआ है, 3 बचा शेष, इसको लिखेंगे अंश स्थान पर, बटे जो भाजक है ना जिसका हम भाग लगा रहे हैं वह लिखेंगे हर ग्रुप में। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 7 सही 3/4। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x धन 1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सरल तरीका है, हमें ज्ञात करना है x² प्लस 1/x²। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान दिया गया है 5, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे, और 5 का वर्ग यानी 5 का 5वीं गुणा, ठीक है ना। वर्ग मतलब उसकी संख्या का उसमें गुणा, तो जो गुणनफल आता है इसका वर्ग कहलाता है। कितना हो गया, 25 हो गया ना। और इसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 23 यानी 23, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर है वह कोण क्या होगा, है ना। तो देखिए पूरक कोण होता क्या है वो देख लें हम, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, है ना, जब किन्हीं 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, 45, क्योंकि 45 में 45 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90, है ना, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और ये कोण इस अपने पूरक कोण के बराबर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि 30 डिग्री कोण है ना, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों कि 30 और 60 को जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आ जाता है, 90 आ जाता है ना। तो ऐसे कोई से 2 कोण उनका योग करें और योगफल 90 डिग्री आ जाता है तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, इस क्षेत्र की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्षेत्र कैसा है, वर्गाकार है, और उसका दिया गया क्षेत्रफल हमें 2304, हमें ज्ञात करना है भुजा की लंबाई, यानी 2304 का हमें ज्ञात करना है वर्गमूल।
क्या क्या करना होगा, वर्गमूल, क्योंकि वर्ग में भुजा गुणा करते हैं तो गुणनफल उसका आता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ज्ञात करना है 2304 का वर्गमूल। अब वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, दो विधियाँ इसकी हैं, या तो भाग विधि से करें या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, है ना, जो तुमको अच्छा लगे उससे हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका जो वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं वह ज्ञात कर रहे हैं भाग विधि से। किसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से। तो क्या करेंगे, हम संख्या लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, और इस संख्या में दाहिनी ओर से दो दो अंकों के हम जोड़े बनाते हैं, है ना। अब देख रहे हैं कि बाईं ओर जो जोड़ा है वह 23 है। हम ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग समझते ना, उसी का उसमें गुणा 23 से अधिक ना हो। तो 4 चौक 16, 5 वर्ग कितना हो गया 25, अधिक हो जाता है। तो हमने लिखा 4 और ये लिखा 4, 4 चौक 16, 23 में से 16 माइनस करते हैं तो बचता है 7। अब जो संख्या लिखी ना इसको हमें लिख देंगे और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाता है। अगला जोड़ा उतार लिया हमने 04 का, ये संख्या हो गई हमारे पास में कितनी 704। अब यहाँ पर संख्या क्या आएगी ये हमको देखना है, 8 के दाहिनी ओर। अब इसको याद करने का तरीका, सरल तरीका ये है कि 8 का हम भाग लगाते हैं इसमें 70 में, तो 8 सत्ते 56 और 8 उठी 64, यानी 8 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 8 के बाद में जब 8 लिखते हैं तो संख्या हो जाती है 88, और जो अंक लिखेंगे ना उसका इसमें गुणा करते हैं। तो 8 उठी 64 के 4 हासिल का 6, 64 और 6 70, यानी 704, ठीक है ना। तो 8 यहाँ पर आ सकता है, ये 8 लिखा हमने, ये 8 लिखा। अब 8 का 88 में गुणा किया, कितना हो गया 704 हो गया। 704 में से 700 माइनस ज्ञात किया तो 0 आ गया, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा कि आपका 48 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें वर्गमूल ज्ञात करके इसको कर सकते हैं, है ना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 714 रुपये में बेची गई, बट्टा प्रतिशत क्या होगा। देखो बट्टा ने छूट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है ना। तो अब डिस्काउंट किस में दिया जाता है, अंकित मूल्य दिया जाता है ना। तो इसका अंकित मूल्य कितना था 840 रुपया, और इसे 714 रुपये में बेची गई, तो डिस्काउंट कितना हुआ, ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 बचेगा, 3 में से 1 बचे 2, 8 में से 1 गए 7 गया तो 1, ठीक है ना। 126 रुपये क्या हुआ, उसको बट्टा मिला, बट्टा यानी डिस्काउंट या छूट कहते हैं, ठीक है ना। हमें याद करना है बट्टे का प्रतिशत, ठीक है ना। तो 126 रुपये डिस्काउंट मिला कितने पर, है ना, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। 126 रुपये डिस्काउंट मिला कितने पर, 840 पर, तो इसके बटे लिखेंगे हम 840, ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। हमें याद करना है प्रतिशत, तो जब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं, तो हो गया 100/1, ठीक है। अब ये शून्य से हमने ये शून्य काट दिया, अब 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 से डिवाइड किया 84 को, ये हो जाएगा 42 बार, है ना। और 42 से 126 जो है कट जाएगा, तो 42 दिया होता है 126, ठीक है ना। इससे कम संख्या आप काट सकते हैं, है ना, लेकिन काटने में जितनी बड़ी संख्या से काटेंगे उतना सवाल जल्दी हल हो जाएगा। अब यहाँ पर है 3 × 5 यानी 3 पंजे 15, ठीक है ना। तो 15% आपका हो जाएगा बट्टा प्रतिशत, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस सवाल को अच्छे से समझ जाएं, अदरवाइज उत्तर हम डायरेक्ट कर सकते थे, है ना, और डायरेक्ट करके भी इसको हल कर सकते थे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, x वर्ग माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड क्या होंगे, है ना, x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। तो देखिए इसके गुणनखंड याद करने के 2 तरीके होते हैं। अब एक मैं आपको दिखा दूँ शॉर्टकट कि 6 के गुणनखंड क्या होते हैं भैया, है ना, या तो एक होंगे 1 छक्का 6 यानी 6 का गुणा 1 करें 6,
दूसरा होता है 3 दूनी 6, है ना। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर धन 6 है, यानी इसके जो गुणनखंड है उनका योग इसके बराबर आना चाहिए, जो बीच में मध्य पद है 5 के बराबर। तो ये कंडीशन कहाँ आ जाएगी, 3 और 2 में, यानी यहाँ पर इसके गुणनखंड 3 और 2 तो होंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर है ना वे 3 और 2 गुणनखंड होंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिन्ह कौन से होंगे। देखिए अब इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दो आपका आउट हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन। तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि इन संख्याओं का गुणा करने पर धन 6 आना चाहिए, ठीक है। और कमाल में कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है, या तो दोनों धन होंगे या दोनों माइनस होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में एक माइनस है एक प्लस है, यानी ये भी जवाब सही नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस हैं और माइनस में माइनस का गुणा करने पर आता है प्लस। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 की घातांक 4 माइनस 4 की घातांक 3 का मान क्या होगा। अब देखिए 3 की घातांक 4 है, अर्थात 3 को हमें गुणा के रूप में लिखना है 4 बार। ये 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। माइनस 4 की घातांक 3 है तो लिखेंगे 4 को गुणा के रूप में 3 बार, जितनी घातांक है उतनी बार लिखेंगे। अब इनका गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, माइनस इनका गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी 81 में से हम 64 माइनस कर देंगे तो कितना है बेटा 70। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हमें ज्ञात करना है दूसरे विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, जब इसके विकर्ण दिए जाते हैं तब इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू d1 d2, मतलब d1 गुणा d2, है ना। बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है, ये होता है। बराबर आपको कितना दिया गया है, d1 मतलब विकर्ण पहला और d2 मतलब दूसरा विकर्ण, है ना। d इसलिए लिया है डायगोनल होता है, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो d1 d2 बराबर कितना हो गया 48। ओके, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/2 है, अब 2 भाग की क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा करेगा। अब पहला विकर्ण आपको दिया है कितना 12, है ना। तो इस प्रकार से 1/2 गुणित 12 गुणित दूसरा हमको ज्ञात करना है, इस प्रकार से यहाँ लिख दिया हमने, है ना। अब 2 से 12 को डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 6। अब 6 के साथ में है ना d2 गुणा क्रिया कर रहा है और हमें ज्ञात करना है d2, तो गुणा हो जाएगा भाग, है ना। यहाँ क्या हो गया गुणा, 2 6 12, ठीक है ना। अब इसे क्या करेंगे अपन, यहाँ पर भाग कर देंगे, यानी 48/6, 6 से डिवाइड कर दिया 48 को, 6 8 48, यानी d2 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। चलो अब ये तो हुआ इसकी पूरी विधि, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। जब ये स्थिति हो कि आपको दिया है क्षेत्रफल और एक विकर्ण दिया है, दूसरे विकर्ण की आपको क्या है लंबाई ज्ञात करनी है, देखो इस प्रकार हम कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि 48 में क्या करें 12 का भाग लगा दें, ठीक है ना। 48 में 12 का भाग लगा दें और 2 का हम गुणा कर दें, ये आप याद रखें। तो 12 चौक 48 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये उसका आसान तरीका है, पहले आपको बताया था, उसका जो है बिल्कुल मूल रूप है उसका, है ना। कैसे हल करते हैं वो बताया गया है, लेकिन ये शॉर्टकट द्वारा भी इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -7/15, है ना। देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको उसमें जोड़ने पर योगफल 0 आता है ना। जैसे मान लिया 2 है, अब 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -2। अब दोनों को जोड़ेंगे ना तो इसका योगफल कितना होता है 0 होता है। इसलिए धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धनात्मक, यानी 7/15
का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -7/15। अब दोनों को जोड़ेंगे ना तो योगफल कितना आता है, 0 आता है। तो इसलिए ये संख्या एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम है ना। 7/15 की योज्य प्रतिलोम -7/15 और -7/15 की योज्य प्रतिलोम 7/15। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 15 श्रमिक किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 20 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमें यह देखना होगा कि विचरण कौन सा है ना, अनुपात कौन सा है। अब क्या होता है, एक का मान बढ़ता है और दूसरे का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, तो वहां पर होता है सीधा अनुपात यानी अनुक्रमानुपाती। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया कि आप किसी बस में सफर कर रहे हैं और बस में एक व्यक्ति की टिकट है 5 रुपया, है ना, या 10 रुपया जो भी हो। तो 4 व्यक्ति हम यदि जा रहे हैं तो 4 व्यक्ति टिकट लेने पर पैसा अधिक खर्च करना पड़ेगा। एक टिकट के 5 रुपये हैं मान लीजिए और 4 टिकट के 20 रुपये हैं, ठीक है ना। अब यदि 4 के बजाय आदमी 3 जा रहे हैं तो कितना लगेगा, 15 रुपये लगेगा। यानी व्यक्ति संख्या बढ़ रही है तो रुपये की संख्या भी बढ़ रही है, रुपये अधिक लग रहे हैं। और जब व्यक्ति कम हो रहे हैं तो पैसे भी कम लग रहे हैं। यानी इस प्रकार का जो विचरण होता है, अनुपात होता है, उसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण या सीधा अनुपात। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखिए क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है मान लो 15 मिनट। यदि आपने साइकिल तेज चलाई तो आपको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी चाल बढ़ाई तो समय कम, और यदि आपने चाल कम कर दी समय अधिक लगेगा। तो इस प्रकार का जो विचरण होता है उसे हम कहते हैं प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती विचरण, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 श्रमिक हैं और वे कार्य करते हैं 48 घंटे में। अब इसे हमें 20 घंटे में पूरा करना है, तो स्वाभाविक है कि श्रमिकों की संख्या हमें बढ़ाना होगी। यानी समय कम हो रहा है तो श्रमिक बढ़ेंगे, तभी वो काम उतना हो पाएगा। तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती विचरण, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये जो पहला वाक्य है ना, इसमें से 2 चीज़ निकल के आती है, 2 चीज़ अलग अलग है, श्रमिक है और घंटे हैं। तो इसको हम मान लेते हैं x1 यानी 15 श्रमिक, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हल करना सीख जाए ना, ये होगा 15 श्रमिक। और x2 y1 जो है, सॉरी है ना, कि 2 चीज़ अलग अलग है इसलिए y1 माना हमने, y1 बराबर हो जाएगा 48 घंटे, ठीक है। अब दूसरी लाइन में से क्या निकलेगा, x2 और y2 दो में से एक चीज़ निकलेगी, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं दूसरी लाइन में क्या दिया है, घंटे दिया है, तो घंटे नीचे घंटे लिखेंगे, यानी यहाँ आपको दिया है 20 घंटे, ठीक है ना। क्या दिया आपको, 20 घंटे दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, हमने लिखा n, है ना। अब विचरण कौन सा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि x1 है ना, देखिए वहाँ पर क्या करेंगे हम कि x1 बटे x2, ठीक है ना, बराबर, अब उल्टा है तो इसको हम क्या करेंगे, y1 को नीचे लिखेंगे और y2 ऊपर, ये y2 बटे y1, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। x1 का मान कितना है, 15 है, चलिए इसको हम यहाँ पर नीचे भी लेकर लेते हैं। x1 कितना, 15, ठीक है ना। x2 कितना है, n है, बराबर y2 कितना है, 20 है, ये हमने लिखा 20, और y1 कितना, 48। अब क्या करें, हम तिर्या गुना कर देंगे, है ना, तिरछा गुना, इस प्रकार से 20 का हमने गुना किया तो हो जाएगा 20n बराबर 15 गुणित 48, ठीक है, 15 गुणित 48 हो गया। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 20 इसके साथ में गुणा क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करने पर करेगा भाग की क्रिया, यानी 15 गुणित 48 बटे 20। अब यहाँ पर हमें हल नहीं करना है, देखिए यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है, ये 48 गुणित 15 बटे 20, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है। आगे संख्या दी जाती तो बस आपस में काट करके, है ना, डिवाइड करके, गुणा करके इसका उत्तर आ जाता है। क्लियर। चलिए अगला जो प्रश्न है, 2000 की घातांक 0 का मान क्या होगा। अब ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो देखिए संख्या कोई सी भी हो, यदि उसकी घातांक 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर भी 2000 है
और 2000 की घातांक 0 है तो इसका मान भी 1 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, है ना। अब भले से 200 है और इसकी घातांक भी 0 है तो इसका मान भी होगा 1, है ना। n है और n की घातांक 0 है, इसका मान होगा 1, ठीक है ना। तो संख्या कोई सी भी हो, यदि उसकी घातांक 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और गणित को जो है बहुत मज़ेदार तरीके से सीखिएगा। तो गणित बहुत आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्कबुक और हिंदी वर्कबुक, ठीक है ना, और गणित वर्कबुक, इसके भी सारे सॉल्यूशन आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।